नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे स्नेक पार्क, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ना तो नागराज के प्रशंसक ये दृश्य सहन कर पा रहे थे, और ना ही नागराज का शरीर केंचू सर्प के मशीनी शरीर के वार। इस सर्प को निर्मित करने वाला अवश्य ही बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होगा, क्योंकि इसका निर्माण ही मुझे मात देने के लिए किया गया है। इस मशीनी शरीर पर ना तो मेरी सर्प सेना का असर होगा, ना ही विष फुंकार का, और ना ही मेरे विषदंश का। इसको तो मैं सम्मोहित भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आंखें ही नहीं है। एक मिनट, फिर ये देख कैसे पा रहा है? ओह, ये अपनी जीभ बाहर लपलपा रहा है। कई सर्प आंखों से कम दिखने के कारण अपनी चीरी हुई जीभ का इस्तेमाल करते हैं। अपने शिकार की गंध और कंपन को उनके जीभ ग्रहण करती है, और इससे वे अपने शिकार की स्थिति का पता लगा लेते हैं। ये भी वही कर रहा है। अब मैं इस गूंगे के साथ साथ अंधा भी कर दूंगा। नागराज ने एक झटके के साथ केंचू सर्प की जीभ बाहर खींच ली। केंचू सर्प दर्द से कर रहा उठा, और अब नागराज की स्थिति का कोई भी संकेत न मिल पाने के कारण केंचू सर्प छटपटाने और बेचैन होने लगा। अब ये अंधों की तरह वार करके स्नेक पार्क की चीज़ों को तोड़ रहा है। अब समय आ गया है कि मैं इसके बदन को ही तोड़ दूं। धाड़! केंचू सर्प का शरीर कड़कड़ा उठा। मशीनी अंगों के जोड़ ढीले होने लगे। साथ ही साथ किसी और की आशाएं भी कड़कड़ा उठी। केंचू सर्प नागराज को नहीं हरा पाएगा। अब एक ही रास्ता है। जब तक नागराज केंचू सर्प से उलझा हुआ है, तब तक मैं खुद ही इस लाश को उठा लाऊं। इधर नागराज ने केंचू सर्प को आखिरी बार पटका। अलग हो गया धड़ से इसका मशीनी शरीर। खत्म हो गया केंचू सर्प। कड़ाक! अब मुझे इसकी दुम पकड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागराज ने दुम को छोड़ दिया, और यहीं पर एक भीषण गलती कर गया। वो भूल गया था कि सरीसृपों के शरीर में जान निकल जाने के बाद भी उनकी दुमें काफ़ी देर तक तड़पती रहती है। नागराज की कनपट्टी पर केंचू सर्प की तड़पती पूंछ का एक तेज वार हुआ। तड़ाक! आह! और नागराज की कनपट्टियों के ठीक नीचे स्थित उसकी विषफुंकार ग्रंथि का संतुलन बिगड़ गया। ओह, मेरे मुंह से अपने आप विषफुंकार निकल रही है। मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरी कनपट्टी में ही तेज दर्द हो गया है, और इस कारण मैं कुछ भी ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। फूं! नागराज के पास पड़ी लाश को उठाने के लिए उस रहस्यमय व्यक्ति के बढ़ते कदम वहीं पर रुक कर रह गए। उफ! ये विषफुंकार! अब अगर मैं आगे बढ़ा तो यहीं पर बेहोश होकर गिर जाऊंगा। उधर ये लड़की भी नागराज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, पर ये क्या? ये तो एक इच्छाधारी नागिन है। उस रहस्यमय शख्स की अनुभवी आंखों से बिसर्पी बच नहीं सकी थी। जोश में आकर जोर से बोले गए उसके शब्दों को भीड़ के कोलाहल के कारण और कोई तो नहीं सुन पाया, लेकिन बिसर्पी के कान ज़्यादा तेज थे। ओह, यह आदमी जो कोई भी है, इसने मुझे पहचान लिया है। अब मेरा यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी विषफुंकार के इस घने कोहरे को चीरकर नागराज तक पहुँच पाना असंभव है। मुझे यहाँ से भागना होगा। विषफुंकार से अपनी जान बचाने के लिए भागती भीड़ में कोई नहीं देख पाया कि कब बिसर्पी नागरूप में आकर वहाँ से गायब हो गई। नागराज की विषफुंकार से जहरीले हो गए वातावरण से अधिकतर लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग रहे थे, लेकिन एक अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार हो रहा था। तो यहाँ पर आते समय जो सर्जिकल टेप और कैंची लेकर आया था, वो मुझे जल्दी दे। जल्दी देता हूँ, पर तू करने क्या जा रहा है? बस तू देखता जा। कुणाल ने कैंची से अपने जैकेट में 2 छेद करके उसे अपने सिर पर इस तरह डाल दिया कि वे दोनों छेद दोनों आंखों पर आ जाए।
और फिर अपनी आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाकर कुणाल जाली के पार कूद गया। यह जैकेट मुझे कुछ पलों तक ही विस्फुंकार के घातक असर से बचाए रखेगी। मुझे उन्हीं पलों में अपना काम करना होगा। वो जाबाज लड़का बिजली की फुर्ती से नागराज की तरफ लपका और उसने सर्जिकल टेप की कई परतों को नागराज के मुंह के ऊपर कस दिया। विस्फुंकार का निकलना बंद हो गया। डॉक्टर करुणाकरन को इसी मौके का इंतजार था। ये इंजेक्शन नागराज के शरीर की मांसपेशियों को शिथिल कर देगा। उम्मीद है उससे कुछ फर्क पड़ेगा। इंजेक्शन अपना काम कर गया। नागराज के शरीर की बाकी मांसपेशियों के साथ साथ कनपटियों की मांसपेशियां भी शिथिल हो गई। उफ, और विस्फुंकार का निकलना रुक गया। धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुणाल सौरभ है नागराज। मैं नवादा बिहार से आपको स्नेक पार्क का उद्घाटन करता हुआ देखने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था। उसी वक्त नागराज, आज तुम्हारी वजह से कई जानें खतरे में पड़ सकती थी। कमिश्नर साहब, इस दुर्घटना के लिए मुझे खेद है। ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुछ भी हो, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी विस्फुंकार के प्रयोग पर प्रतिबंध भी लगा सकता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे जेल में डाल देता, लेकिन तुमको मैं सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। और फिर बाद में स्नेक पार्क के उद्घाटन में इस तरह के रंग में भंग होना एक तरह से अच्छा ही हुआ डॉक्टर करुणाकरन। इस घटनाक्रम से आपको मेरी उन कमजोरियों को देखने का मौका मिल गया जो मुझे अक्सर परेशान करती रही हैं। कैसी कमजोरियां नागराज? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा अपना शरीर है डॉक्टर करुणाकरन। अभी अभी आपने खुद देखा कि किस तरह एक आदमी मुझे काट कर गल गया और फिर मेरी विस्फुंकार अनियंत्रित हो गई। ऐसा दोबारा भी हो सकता है और मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है कि मैं इस तरह की दुर्घटना को कैसे रोक सकता हूँ। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे अपने ही शरीर के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि मैं दीवारों पर कैसे चढ़ लेता हूँ, मेरे शरीर से सांप कहाँ से निकलते हैं, ये विस्फुंकार कैसे निकलती है। और हमारे रिसर्च सेंटर में तुम्हारे चेकअप के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध है। मैं चेकअप के बाद ही तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाऊँगा। अरे, इस चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। बिसर्पी कहाँ चली गई? बिसर्पी? ये कौन है? बिसर्पी पास ही में थी। मैं नागराज से अकेले में मिलने का मौका ढूंढने के लिए उसके पीछे लगी हुई हूँ, लेकिन ये चेकअप क्या होगा? और फिर आपने मुझे बांध क्यों दिया डॉक्टर करुणाकरन? तुम्हारे शरीर का इस सीटी स्कैन मशीन पे परीक्षण करने के लिए तुम्हारे शरीर को स्ट्रेचर से बांधना आवश्यक है नागराज, क्योंकि ये मशीन शरीर की एक ही अवस्था में एक के बाद कई फोटोग्राफ लेकर उनका मिलान करती है और उसके बाद कंप्यूटर उन सारे फोटोग्राफों के विश्लेषण के बाद अपनी रिपोर्ट देता है। अगर फोटो लेते समय शरीर ज़्यादा हिल गया तो कंप्यूटर में एरर आ सकती है। सीटी स्कैन मशीनों ने कुछ ही मिनटों में अपना काम पूरा कर लिया। इसकी रिपोर्ट मुझे कब तक मिलेगी डॉक्टर करुणाकरन? कुछ बातें तो इन रीडिंगों की पूरी चेकिंग के बाद ही पक्की तौर पर बताई जा सकती है, लेकिन कुछ बातें मैं तुमको अभी भी बता सकता हूँ। कौन सी बात? बताइए ना। तुम मेडिकल विज्ञान के नज़रिए से एक आश्चर्यजनक व्यक्ति हो नागराज। वैसे तो तुम्हारे शरीर की अंदरूनी संरचना मानव जैसे ही है, लेकिन तुम्हारा रक्त मानव रक्त से काफ़ी कुछ भिन्न है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा तुम्हारी रक्त बूंद का एक आवर्धित यानी एनलार्ज्ड फोटोग्राफ है। मानव रक्त में मुख्यतः दो प्रकार के रक्तकण होते हैं, लाल रक्तकण एवं श्वेत रक्तकण। ये श्वेत रक्तकण मानव शरीर का बाहरी कीटाणुओं के हमले से बचाव करते हैं, लेकिन तुम्हारे रक्त में इन श्वेत रक्तकणों के स्थान पर सूक्ष्म सर्प रहते हैं। ओह, यानी मेरे शरीर में श्वेत रक्तकण का कार्य ये सूक्ष्म सर्प करते हैं। हाँ नागराज, और ये देखो, लाल रक्त के साथ साथ ये नीले बिंदु देख रहे हो, ये एक तीव्र विस्मारक विष है। ये तुम्हारे खून के साथ साथ तुम्हारे शरीर में तैरता रहता है। ये सूक्ष्म सर्प इसी तीव्र विष में जिंदा रहते हैं।
यही सर्प जब तुम्हारे शरीर से बाहर आकर वायु के संपर्क में आते हैं तो इनका शरीर बड़ा हो जाता है और तुम्हारे शरीर को छूते ही ये वापस सूक्ष्म रूप में आकर रोम छिद्रों के जरिए तुम्हारे शरीर में वापस घुस जाते हैं। मैंने तुम्हारी जांच करने पर यही निष्कर्ष निकाला है नागराज। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारा सारा शरीर हरे सल्कों से ढका हुआ है, कहीं पर रोम छिद्र नहीं है और ये सांप सिर्फ रोम छिद्रों के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। फिर भी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये सर्प तुम्हारे शरीर में कहीं से भी अंदर घुस जाते हैं, बाहों से, छाती से, पेट से, जबकि या तो ये तुम्हारे चेहरे के रास्ते अंदर घुस सकते हैं या तो कलाइयों के रास्ते। आप एकदम ठीक कह रहे हैं डॉक्टर करुणाकरन। दरअसल मेरे शरीर के किसी भी हिस्से के संपर्क में आते ही वापस सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं और फिर शरीर पर रेंगते हुए कलाई तक पहुंचकर रोम छिद्रों से वापस अंदर चले जाते हैं। शरीर से छूते ही सूक्ष्म रूप में आने के कारण देखने वालों को ऐसा भ्रम होता है कि सांप उसी स्थान से मेरे शरीर के अंदर गए हैं जहां पर उन्होंने स्पर्श किया था, परंतु मेरे चेहरे से सांप नहीं निकलते। मैं खुद भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी तुम्हारी पूरी जांच के बाद तुमको मिल जाएगा नागराज। इस जांच की रिपोर्ट पूरी होने में 1-2 दिन का समय लग जाएगा। अरे एकाएक तुमको क्या हुआ नागराज? मुझे मेरे एक जासूस सर्प धामिन ने मुझे मानसिक संकेत मिल रहे हैं, कहीं पर कोई अपराध हो रहा है। बाहर सर्प रूप में बिसर्पी नागराज की ही प्रतीक्षा कर रही थी। दरवाजा खुल रहा है, शायद नागराज ही बाहर आ रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन बिसर्पी की ये आस अधूरी रह गई क्योंकि नागराज के पास रुकने का वक्त नहीं था। उफ, अब मुझे फिर से नागराज की तलाश में निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर भी वापस आना है, ये देखने के लिए नागराज की जांच आखिरकार क्यों हो रही है। बिसर्पी नागराज की तलाश में निकल रही थी और नागराज किसी और की तलाश में। निकाल, जो भी माल है तेरे पास जल्दी निकाल, वरना चाकू तेरे आर पार कर दूंगा। 10वीं बार बोल रहा हूँ तो ये 10वीं बार बोल रहा है तो ये डायलॉग। पहले नागराज को आ तो जाने दे और चाकू को छाती पर सटा, गले में गुदगुदी होती है, लेकिन उस कुंडे को चाकू हटाने का समय ही नहीं मिला। तड़ाक, आऊं। मैडम ने ये पहले नहीं बताया था कि जबड़ा भी तुड़वाना पड़ेगा। मैडम, यानी महानगर में कोई नई खलनायिका आ गई है? हाँ नागराज, और वो खलनायिका मैं हूँ। तुम भारती, ये सब क्या चक्कर है? बताती हूँ, पहले इन एक्टरों को विदा कर दूँ। नागराज के वार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पाल कुमार जी, अब आप लोग जाइए और मुझसे ऑफिस में मिलिएगा। ओके मैडम। उन दोनों अभिनेताओं के जाने के बाद ये क्या हरकत है भारती? जानती हो मैं कितनी महत्वपूर्ण बातचीत को बीच में छोड़कर आया हूँ। तुम कल रात को अपने बंगले पर वापस नहीं आए। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी डिस्कशन करने वहाँ पर गई थी। ज़्यादा रात हो गई तो वहीं पर रुक गई थी। तो क्या हुआ? जो कुछ हुआ वही बताने के लिए मैंने तुमको यहाँ पर इस तरह बुलाया है, क्योंकि तुमसे संपर्क कर पाने का मेरे पास यही एक तरीका था। मैं जानती थी कि देर सवेर तुम्हारा कोई ना कोई जासूस सर इस अपराध को देखकर इसकी खबर तुम तक पहुँचा देगा। तुम मुझसे स्नेक पार्क में संपर्क कर सकती थी। मैं समझी कि तुम वहाँ से निकल चुके होगे। वहाँ तो तुमको सिर्फ उद्घाटन करने ही जाना था ना, उसमें कितना समय लगता है? मैं वहीं पर था। अब बताओ क्या बात हुई कल रात को? भारती ने जो कुछ बताया उससे नागराज की आंखें फटती चली गई। ओ, यानी बिसर्पी मेरे घर पर भी आई थी और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ये बिसर्पी आखिर है कौन? फिर कभी बताऊंगा। अभी तो मुझे ये जानने जाना है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। सवाल ये है, बिसर्पी को कैसे पता चला कि मैं महानगर में रहता हूँ, और ये भी कि कहाँ रहता हूँ? इस सवाल का जवाब यहाँ पर था, नागद्वीप में। इसको अब तक होश नहीं आया राजवैद्य जी? नहीं, महात्मा कालदूत,
इसको थोड़ा और समय लगेगा। बिसंदर का वार झेलना और उसके बाद काफ़ी समय तक समुद्र में रहना मामूली बात नहीं है। ये हमको सिर्फ बिसंदर के नागराज को मारने के लिए किए गए यज्ञ के बारे में और महानगर नामक स्थान का एक पता बताने के साथ ही होश खो बैठा। अपना नाम तक नहीं बता पाया और ना ही ये बता पाया कि ये यहाँ तक क्यों आया था। ये तो सिर्फ किस्मत की ही बात थी कि ये लहरों में बहता नागद्वीप की तरफ ही आ गया, वरना ना तो ये बसता और ना ही हमको बिसंदर के षड्यंत्र के बारे में पता चलता। वैसे ये समझ में नहीं आया कि बिसंदर नागराज की जान के पीछे क्यों पड़ा है। नागराज तो शायद बिसंदर से पहले कभी नहीं मिला तक नहीं था। खैर, कुमारी बिसर्पी का कुछ पता चला या नहीं राजवैद्य जी? नहीं महात्मन, कुमारी बिसर्पी नागद्वीप में नहीं है। उफ, ऐसा पहली बार हुआ है कि कुमारी बिसर्पी किसी को बिना कुछ बताए नागद्वीप से बाहर गई हो। आखिरी बार मैंने उनको तभी देखा था जब ये वृद्ध हम सबको बिसंदर के बारे में बता रहा था। हमारी भी बिसर्पी से वही आखिरी मुलाकात है। लेकिन कल शिवरात्रि है। नागद्वीप की परंपरा के अनुसार पूजा की शुरुआत बिसर्पी को ही करनी है और अगर वो कल तक नहीं लौटी तो पूजा में विघ्न पड़ सकता है। अब मुझे ही अपनी योग शक्ति से बिसर्पी की तलाश करनी पड़ेगी और उसको शिवरात्रि की पूजा से पहले पहले नागद्वीप पर वापस लाना होगा। शिवरात्रि, सर्पों से संबंधित इस महान पर्व का आभास सभी को था। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि की रात को नागराज के शरीर के सारे सर्प बाहर निकलकर शिव आराधना करते हैं। नागराज को पकड़कर उसकी विष ग्रंथि निकालने का इससे सुनहरा अवसर दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि सांपों के शरीर से निकल जाने के बाद नागराज में एक आम आदमी जितनी शक्ति रह जाएगी। तुम तुरंत नागराज के पीछे लग जाओ। नागराज में महानगर में नागराज की यह पहली शिवरात्रि थी। मैंने बहुत घूम घाम कर महानगर के पास जंगल में बसे इस वीरान शिव मंदिर को अपनी शिवरात्रि पूजा के लिए चुना है, ताकि मेरे अनोखे शिव पूजन के कारण किसी को कोई खतरा ना पहुँचे। नागराज की शिव अर्चना वास्तव में अनोखी भी थी और खतरनाक भी। मेरी सब शक्तियों मेरे शरीर से बाहर निकलो और शिवलिंग को प्रणाम करो। अगले ही पल एक आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हो गया। नागराज की कलाइयों से सैकड़ों हजारों सर्पों की बाढ़ निकलकर शिवलिंग से लिपट गई। देखते ही देखते शिवलिंग का आकार कई गुना बढ़ गया। नागराज भी शिव आराधना में लीन हो गया, परंतु उसकी ये आराधना ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। उफ, ये महक कैसी है? किसने नागराज की पूजा भंग करने की जरूरत की है? फिस, मैंने, यानी कंटक काया ने। मेरे शरीर में 10 अजगरों की शक्ति है और तेरे शरीर की सारी सब शक्तियाँ इस समय शिवलिंग से लिपटी पड़ी है। अब पहले मैं तुझे बच्चे की तरह पीटूंगा और फिर तेरे शरीर को फाड़कर उसमें से विष ग्रंथि को निकाल लूँगा। कंटक काया के एक ही वार ने नागराज को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। धड़ाक! शरीर से सारे सर्प निकल जाने के कारण नागराज कमजोरी तो जरूर महसूस कर रहा था, लेकिन इससे उसको दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई थी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम मेरी विष ग्रंथि क्यों चाहता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तेरा संबंध उस केंचु सर्प से जरूर है। इतनी जल्दी 2 दुर्लभ सर्पों का मुझ पर हमला करना संयोग नहीं हो सकता। तड़ाक! लेकिन शायद तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि जिस रास्ते से सर्प मेरे शरीर से बाहर निकलते हैं उस रास्ते से अंदर भी आ सकते हैं। आओ मेरी सर्प शक्तियों, वापस मेरे शरीर में प्रवेश करो। लेकिन अरे ये क्या? मेरी तरफ बढ़ते सांप वापस पलटकर मुझसे दूर जा रहे हैं। वो इसलिए नागराज, क्योंकि मैंने तेरे शरीर पर एक ऐसे रासायनिक द्रव का स्प्रे कर दिया है जिसकी गंध से सर्प तेरे पास तक नहीं फटक सकते हैं। जिसकी गंध से सर्प तेरे पास तक नहीं फटक सकते हैं। धाड़! मैंने मौका भी सही चुना है ना?
और किसी को ऐसे ही मौके की तलाश थी। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। शहर में घूमते एक सर्प को मैंने पहचान लिया था कि वह नागराज के शरीर में वास करने वाला सर्प है, क्योंकि उसके शरीर में भी नागराज की गंध आ रही थी। मुझे मालूम था कि इन सर्पों से नागराज का मानसिक संपर्क रहता है। जरा सी कड़ाई करते ही उसने मानसिक संपर्क द्वारा मुझे नागराज का पता बता दिया। नागराज इस जंगल में स्थित उस वीरान शिव मंदिर में आया है। अब मुझे उससे अकेले में ही मिलने का मौका मिल सकेगा। बिसर्पी का ख्याल गलत था। नागराज अकेला नहीं था। आह! मुझे जल्दी ही इससे निपटने का कोई रास्ता सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तो शरीर में से सर्पों के निकल जाने से मेरी शक्ति वैसे ही छीन हो गई है, धाड़, और दूसरे मेरे शरीर से बाहर निकलते रक्त ने मेरी कमजोरी को और बढ़ा दिया है। विष पुंकार का प्रयोग करके देखता हूँ, शायद उससे बात बन जाए। आह! तेरी विष पुंकार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा नागराज, क्योंकि मेरी नाक पर प्रतिरोधक मास्क चढ़ा हुआ है। विष पुंकार ने कंटक काया पर कोई जानलेवा असर तो नहीं किया था, लेकिन उसको थोड़ा सा विचलित जरूर कर दिया था, और नागराज के लिए इतना मौका काफ़ी था, कंटक काया को अगला बार कर पाने का मौका ना देने के लिए। धाड़! आह! ये पक्का था कि नागराज कंटक काया को बेहोश करने के बाद ही अपने वारों को रोकता, अगर उसके वारों को एक आवाज़ ना रोक देती। नागराज, बिसर्पी तुम फिर। नागराज अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि थम। नागराज। इससे पहले कि बिसर्पी नागराज की तरफ कदम बढ़ा पाती, उसके मस्तिष्क में एक आवाज़ गूंज उठी। बिसर्पी, तुम महानगर में क्या कर रही हो? ये तो महात्मा कालदूत का संदेश है। उनसे मानसिक संपर्क द्वारा बात करने के लिए मुझे भी अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे इन लड़ाई झगड़े की आवाज़ों से दूर शांत वातावरण में जाना होगा। बिसर्पी वहाँ से कब चली गई, ये देखने की फुर्सत नागराज के पास नहीं थी। धड़ाक! आह! अब तेरे बदन में सिर्फ एक नवजात शिशु जितनी ही शक्ति बची होगी नागराज। अब मैं तेरे शरीर को पहले 2 हिस्सों में चीरूंगा, और उसके बाद उसके अंदर से विष ग्रंथि को निकाल कर ले जाऊंगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।